हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिक टॉर्ट, और स्पेसिफिक टॉर्ट में आज हम देखेंगे नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस के टॉपिक को कवर करते हुए हम किन किन हेडिंग्स को कवर करेंगे। पहली हेडिंग है मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंस, समझेंगे कि नेग्लिजेंस क्या है। सेकंड, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी देखेंगे नेग्लिजेंस में, कि दोनों को अट्रैक्ट करती है या सिर्फ सिविल लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करती है। थर्ड है एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस, और उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस, और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा केस लॉस कवर करने की। चलिए तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंस है, तो नेग्लिजेंस की कोई भी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बोला कि नेग्लिजेंस जो है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, जो कि कॉज होता है किसी भी तरह के ओमिशन से, जो एक नॉर्मल इंसान उस नॉर्मल सिचुएशन में करता, और जब उस एक्ट को नहीं किया जाता तो वो हो जाता है ओमिशन। तो ओमिशन क्या होता है, इसे समझते हैं। सपोज करिए कि एक एक्सपर्ट स्विमर है जो लाइफ गार्ड की ड्यूटी करता है, और वो समुद्र के किनारे बैठा है और इंसान को डूबते हुए देख रहा है और बचाने के लिए कुछ नहीं करा। तो ये कुछ ना करना जो है, इसे ही हम कहते हैं ओमिशन, क्योंकि लाइफ गार्ड की ड्यूटी होती है कि डूबते हुए लोगों को बचाना। दूसरा केस है मचिंद्रनाथ वर्सेस डीएस मायरप्पा। इसमें क्या बोला, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेग्लिजेंस ओमिशन ऑफ ड्यूटी है, ऐसी ड्यूटी का ओमिशन जो नॉर्मल सिनेरियो में एक रीजनेबल इंसान करता। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि यहां तक क्या हो रहा है कि नेग्लिजेंस एक ड्यूटी का ओमिशन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो नेग्लिजेंस की प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन हमने केस लॉस के थ्रू समझा कि नेग्लिजेंस क्या है। अब देखते हैं कि नेग्लिजेंस जो है हमारा, वो दोनों लाइबिलिटी अट्रैक्ट करता है, दैट इज कि सिविल लाइबिलिटी भी और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिफेंडेंट को सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों में उसके एक्ट के लिए लाइबल करा जा सकता है। ये प्लेंटिफ पे डिपेंड करेगा और डिग्री पे डिपेंड करेगा। सिविल लाइबिलिटी तब अट्रैक्ट होगी जब सिंपल लैक ऑफ केयर होगा, सिंप्लिसिटर होगा, और क्रिमिनल तब होगी जब डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस हायर होगा, और यहां पर मेंस रिया एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगा। और क्रिमिनल नेग्लिजेंस तब अट्रैक्ट होगा जब जो एक्ट है वो बहुत ही ग्रॉस होगा, या जो हार्म हुआ है वो बहुत ही ग्रॉस हुआ है। ठीक है, तो नेग्लिजेंस को दो अप्रोच से देखते हैं। पहला, नेग्लिजेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब है कि नेग्लिजेंस सेपरेट टॉर्ट नहीं है, बट कॉम्बिनेशन है ऐसे एलिमेंट्स के साथ कि कोई और टॉर्ट कमिट हो जा रहा है, किसी दूसरे टॉर्ट का इंग्रेडिएंट है। ठीक है, और सेकंड है नेग्लिजेंस एज अ कंडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये बोलता है कि नेग्लिजेंस जो है वो सेपरेट टॉर्ट है और स्पेसिफिक टॉर्ट है, किसी दूसरे टॉर्ट का इंग्रेडिएंट नहीं है और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो होप ये क्लियर होगा। आगे आपको ले चलते हैं एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस में। चलिए, तो एसेंशियल्स देखते हैं। एसेंशियल्स में आगे बढ़ने से पहले एक केस लॉ के थ्रू रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि नेग्लिजेंस के इंग्रेडिएंट और एसेंशियल्स क्या क्या है। तो ग्रैंट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स में कोर्ट ने बोला कि नेग्लिजेंस एक केयरलेस कंडक्ट है, चाहे ओमिशन हो या कमीशन हो, बट तीन इंग्रेडिएंट इसमें मस्ट हैं। वो क्या है, फर्स्ट दैट इज ड्यूटी होनी चाहिए, सेकंड उस ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, एंड थर्ड इज कि उस ब्रीच से एक्चुअल डैमेज होना चाहिए। तो इसी से हमारे तीन एसेंशियल्स निकल के आते हैं। पहला, ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स प्लेंटिफ, सेकंड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर, एंड थर्ड इज एक्चुअल डैमेज बिकॉज ऑफ दैट ब्रीच। ठीक है, तो अपना पहला एसेंशियल देखते हैं, ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स प्लेंटिफ। ठीक है, चलिए, तो ड्यूटी का मतलब यहां पर लीगल ड्यूटी से है। लीगल ड्यूटी का मतलब ऐसी ड्यूटी जो स्टैच्यूट ने इम्पोज करी है या किसी और तरह से, लेकिन वो लीगल होनी चाहिए। वो मॉरल या सोशल ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। प्लेंटिफ को यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट की लीगल ड्यूटी थी टू टेक केयर। ठीक है, अगर ये नहीं प्रूव कर पाएगा तो नेग्लिजेंस के अंडर लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो इसमें एक लीडिंग केस है जो कि बहुत फेमस केस है, डोनेगो वर्सेस स्टीवेंसन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक इंसान होता है, बियर खरीदता है अपनी फ्रेंड के लिए। तो जब वो फ्रेंड बियर कंज्यूम करती है तो उसमें से एक स्नेल निकलता है। ठीक है, डेड डिकम्पोज स्नेल निकलता है।
तो ये जो फ्रेंड होती है ये बोलती है कि उसने कॉन्टैमिनेटेड बियर पी ली जिसकी वजह से उसके हेल्थ को हार्म पहुंचा है, और वो मैन्युफैक्चरर को सो कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर हमारा डिफेंडेंट होता है वो 2 पॉइंट्स प्लीड करता है। पहला, कि डिफेंडेंट की कोई ड्यूटी ऑफ केयर लेडी के टुवर्ड्स नहीं है क्योंकि लेडी ने डायरेक्ट बियर नहीं खरीदा है। एंड सेकेंडली, कि लेडी की पोजीशन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेंजर है, तो डिफेंडेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करी। उसके फ्रेंड ने बियर खरीदा था लेकिन कंज्यूम उसने करी। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने दिया नेबरिंग प्रिंसिपल और बोला कि डिफेंडेंट लाइबल होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी ड्यूटी है अगेंस्ट द अल्टीमेट कंज्यूमर। समझिए एक प्रोडक्ट है और खरीदता कोई है, घर में रखा हुआ है, फिर वो किसी और को पार्सल हो गया, और जो लास्ट में कंज्यूम करेगा उसके अगेंस्ट भी मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल इस केस में आया था, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी ड्यूटी है अगेंस्ट द अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट बेनिफिशियरी, और मैन्युफैक्चरर को रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करनी चाहिए कि बेनिफिशियरीज, जो हमारा अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, उसे डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये जो नेबरिंग प्रिंसिपल है ये हमारा आया था इस केस से। चलिए आगे देखते हैं। तो जो ड्यूटी ऑफ केयर है ये कहाँ तक होगी? ठीक है, तो ये ड्यूटी ऑफ केयर उन्हीं एक्ट के अगेंस्ट होगी जो एक इंसान फोर्स ही कर सकता है या एंटिसिपेट कर सकता है या सोच सकता है। ठीक है, रीजनेबल प्रोबेबिलिटीज के अगेंस्ट ही प्रोटेक्ट करा जा सकता है। तो इसमें केस है बोल्टन वर्सेस स्टोन का, इससे समझते हैं। यहाँ पर एक इंसान है जो कि रोड पे पैदल जा रहा होता है, चल रहा होता है, और उसे अचानक से आकर के क्रिकेट बॉल लग जाती है जिससे उसे इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं था क्योंकि इंजरी फोर्सिएबल नहीं थी। अब आप खुद सोचिए, कोई बैट्समैन है, बैटिंग कर रहा है और उसने 6 हिट करा, तो ये वो सोच ही नहीं सकता कि बॉल बाहर चली जाएगी स्टेडियम के, और अगर ये सोच रहा है कि स्टेडियम के बाहर भी चली जाएगी, तो ये तो बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि जाकर के किसी पर्टिकुलर एक इंसान को जो कि रोड में रैंडमली चल रहा है उसे लग ही जाएगी। ठीक है, तो हमेशा हमेशा जो ड्यूटी ऑफ केयर होगी वो रीजनेबल प्रोबेबिलिटीज के अगेंस्ट होगी। इसमें एक और केस है, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलम बीबी करके, उसका रेफरेंस नहीं है यहाँ पर। बस इसमें क्या होता है कि बस कंडक्टर ने, इस बोल्टन वर्सेस स्टोन के रेफरेंस में समझिएगा, तो उसमें क्या होता है कि बस कंडक्टर ने अलाउ कर दिया लोगों को बस के रूफ पे बैठ के ट्रैवल करने के लिए। उससे क्या हुआ, एक पैसेंजर को इंजरी हुई हैंगिंग ब्रांच से ट्री के, और वो बस से गिर गया और उसकी डेथ हो गई। कोर्ट ने यहाँ पर लाइबल करा दोनों ड्राइवर और कंडक्टर को फॉर नेग्लिजेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एंटिसिपेट फोर्स करा जा सकता था कि इंजरी हो सकती है बस के रूफ में ट्रैवल करने से, किसी भी चीज़ से, किसी ट्री से, या जो इलेक्ट्रिक वायर लाइंस होती हैं उससे, या किसी भी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को लाइबल किया गया, किसके लिए? नेग्लिजेंस के लिए। चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड एसेंशियल। देखते हैं जो कि बात करता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर का मतलब क्या है? कि रिक्वायर्ड सिचुएशन में प्रॉपर केयर ना करना। यहाँ पर वही केयर एक्सरसाइज होनी चाहिए जो एक रीजनेबल मैन एक्सरसाइज करता है नॉर्मल सिचुएशन में। एक केस है, दो केस हैं, एक एक करके दोनों केस को समझते हैं। ठीक है, तो पहला है लैटिमर वर्सेस एईसी लिमिटेड। इसमें क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से फैक्ट्री में पानी भर जाता है और मिक्स हो जाता है किसी ऑयली सब्सटेंस से। ऑयली सब्सटेंस की फैक्ट्री रही होगी, और जो रोड्स हैं वो क्या हो जाती हैं? स्लिपरी हो जाती हैं। तो डिफेंडेंट क्या करता है? पूरी केयर एक्सरसाइज करता है और सॉडस्ट स्प्रेड कर देता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कहीं ऑयली पैचेस रह जाते हैं और इंजरी सफर प्लेंटिफ इंजरी सफर करता है और उसे हार्म हो जाता है। तो कोर्ट यहाँ पर क्या बोलता है कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सारे रीजनेबल स्टेप्स लिए और उसके बाद जो है प्लेंटिफ को हार्म पहुंचा है। दूसरा केस है ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर। इसमें क्या होता है, गार्डन में पॉइजनस बैरियर ग्रो हो रही होती है, और वो जो गार्डन होता है वो पूरा कॉरपोरेशन के कंट्रोल में होता है। तो वहाँ पर बेरीज जो हैं वो पॉइजनस होती हैं और वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं वहाँ के जो बच्चे खेल रहे होते हैं उन्हें, और चेरीज की तरह। तो उसमें से एक बच्चा क्या करता है, उन बेरीज को कंज्यूम कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर ना कॉरपोरेशन ने फेंसिंग करी थी उन पॉइजनस बेरीज की, ना तो कोई नोटिस लगाई थी। तो इसके लिए कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट लायबल होंगे क्योंकि वो नेग्लिजेंट थे। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड इंग्रेडिएंट देखते हैं जो कि बात करता है डैमेज की। ठीक है, अब डैमेज कैसा होना चाहिए? एक्चुअल डैमेज होना चाहिए प्लेंटिफ को। डैमेज कितना हुआ है ये कोर्ट असेस करेगा। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है डैमेज को प्रूफ करने का वो होगा प्लेंटिफ पर। ठीक है, इसी में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रेस इप्सा लिक्विटोर का। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जनरल रूल ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्लेंटिफ पर, और अगर प्लेंटिफ नहीं प्रूफ कर पाता है तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं होगी, हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस में फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से ही पता चल जाता है कि गलती किसकी है और प्लेंटिफ को प्रूफ नहीं करना पड़ता। ऐसे ही केसेस हमारे कवर होते हैं रेस इप्सा लिक्विटोर के अंडर। तो इसमें पहला केस देखते हैं जो कि है चोलन रोडवेज वर्सेस जी थेरो। इस केस में कोर्ट ने बोला कि रेस इप्सा लिक्विटोर प्लेंटिफ को बस ये प्रूव करना है कि एक्सीडेंट हुआ है, इसके अलावा प्लेंटिफ को और कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बर्डन जो है वो डिफेंडेंट पे शिफ्ट हो जाता है ये प्रूव करने का कि वो नेग्लिजेंट नहीं है। प्रिजम्पशन रेज होता है किसके फेवर में? डिफेंडेंट के पार्ट पे प्रिजम्पशन रेज होता है कि डिफेंडेंट जो है वो नेग्लिजेंट था, लेकिन ये एक रिबटल, यहाँ पर रिबटल जो है वो अलाउड होता है और रिबटेबल प्रिजम्पशन होगा। ठीक है, मतलब पार्टी उसमें कॉन्ट्ररी प्रूव करने के लिए एविडेंसेस दे सकती है। ठीक, नेक्स्ट केस है हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस शुभागवंती। इसमें क्या होता है, एक क्लॉक टावर रहता है चांदनी चौक पर और वो गिर जाता है, और वो रहता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के कंट्रोल में। अब ये जो टावर होता है इसकी लाइफ स्पैन 40 टू 45 ईयर्स होती है, लेकिन ये जो है वो 80 ईयर्स का हो जाता है, 80 टू 90 ईयर्स के बीच में समथिंग, तब ये कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस से ही पता चल रहा है कि डैमेज डिफेंडेंट के कंट्रोल में था और कंट्रोल करा जा सकता था, और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कॉरपोरेशन की ड्यूटी थी कि पीरियोडिक जो मेंटेनेंस के लिए ज़रूरतें हैं वो कैरी आउट करें। तो इस केस में हाई कोर्ट ने मैक्सिम रेस इप्सा लिक्विटोर अप्लाई करा और बोला कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी थी कि पीरियोडिकल एग्जामिनेशन कैरी आउट करे और टावर को रिपेयर करें। और यहाँ सर्कमस्टांसेस से ही पता चल रहा है कि डिफेंडेंट क्या था हमारा? डिफेंडेंट हमारा नेग्लिजेंट था। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के। चलिए, तो दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस। पहले देख लेते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या है। जब प्लेंटिफ की खुद की गलती की वजह से उसे हार्म ज़्यादा सफ़र हो अलॉन्ग विद डिफेंडेंट का एक्ट, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। मतलब प्लेंटिफ को हार्म हो रहा था बट उसने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया कि हार्म की डिग्री और इंटेंसिटी दोनों बढ़ गई। सपोज करिए, एग्जाम्पल लीजिए कि प्लेंटिफ के लैंड पे ट्रेसपास हो रहा है और प्लेंटिफ जो है स्टोन उठा करके डिफेंडेंट के ऊपर फेंक रहा है, बट हैवी हैवी स्टोन्स थे और एक स्टोन उसने ऐसा उठाया कि उसे फेंकने के चक्कर में वो खुद ही बालकनी से गिर गया। तो यहाँ पर जो हार्म प्लेंटिफ को हुआ वो उसके खुद के भी एक्ट की वजह से हुआ। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्ड से भी आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि जो हार्म प्लेंटिफ को हुआ उसमें प्लेंटिफ का भी कंट्रीब्यूशन था, तभी इसे कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इसमें केस है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे वर्सेस लक्ष्मीमान अय्यर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहां पर एक्सीडेंट दोनों पार्टीज के नेग्लिजेंस से होगा और दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होंगी बराबर से, वहां पर दोनों पार्टीज लाइबल होंगी और सिर्फ कोई एक पार्टी लाइबल नहीं होगी। इसमें ही एक लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल है, ये वॉल्व हुआ था। इसमें क्या था कि यहाँ पर बोला गया कि अगर किसी के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी एक्सीडेंट को अवॉइड करने की और वो नहीं अवॉइड कर पाया या नहीं अवॉइड कर रहा है, तो सिर्फ उसे ही सोलली हम रिस्पॉन्सिबल करेंगे या लाइबल करेंगे लॉस के लिए। तो ये एक केस था डेविस वर्सेस मान। यहाँ पर प्लेंटिफ ने डोंकी के फीड बांध दिए और नैरो हाईवे में छोड़ दिया। डिफेंडेंट रैशली ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते हुए क्या करा, डोंकी के ऊपर चढ़ा दिया। यहाँ पर प्लेंटिफ भी नेग्लिजेंट था क्योंकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नैरो हाईवे में डोंकीज के फीड बांध करके छोड़ देना। लेकिन
इस लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल के थ्रू उसे अलाउ कर दिया गया कि वो डिफेंडेंट से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, लेटर क्या हुआ, लेटर बोला गया कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल जो है ये वैलिड नहीं है, और इंग्लैंड में इसे मॉडिफाई कर दिया गया था किस लॉ से, बाय लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 से। तो अभी जो रूल है वो क्या है कि अगर जो लॉस है वो दोनों पार्टी की वजह से हुआ है तो दोनों पार्टी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगी, और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी वाला रूल जो है ये पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब दो लोग नेग्लिजेंट होते हैं और उसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन को चोट पहुंचती है, सपोज ए और बी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं कार से, और हार्म उन्होंने पहुंचाया सी को, तो वो किस में आ जाएंगे, कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस में। ठीक है, इंग्लैंड में दो कैटेगराइजेशन है, पहला जॉइंट टॉर्टफीजर्स और इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट एक्ट करते हैं सिंगल डैमेज कॉज करने के लिए, और जॉइंट टॉर्टफीजर्स वो होते हैं जो एक्ट मिलकर करते हैं सिंगल डैमेज कॉज करने के लिए, मतलब इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन डिजाइन। ठीक है, और ये इंग्लैंड में है, इंडिया में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, चाहे इंडिपेंडेंट हो या जॉइंटली हो। ठीक है, वो किस में आएंगे, वो कॉम्पोजिट टॉर्टफीजर्स में ही कवर हो जाएंगे, और उनके एक्ट को बोला जाएगा कि वो कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस एक्ट कर रहे थे, और यहाँ पर लाइबिलिटी जो होगी वो जॉइंट होगी। ठीक है, तो इंडिया में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है इंडिपेंडेंट और जॉइंट टॉर्टफीजर्स का। ठीक, तो होप आपको नेग्लिजेंस पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।